हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे प्यारे दोस्तों। जीएस सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं मनोशारीरिक विकृतियाँ। इसके पहले हमने फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर का थर्ड यूनिट तक कवर करा दिया है और आज हम लोग थर्ड पेपर के फोर्थ यूनिट के बारे में अध्ययन करेंगे। फोर्थ यूनिट है मनोशारीरिक विकृतियाँ। आइए समझते हैं ये मनोशारीरिक विकृतियाँ क्या होती हैं। मनोशारीरिक विकृति वह विकृति है जिसमें मानसिक विकृतियों का प्रभाव मानव शरीर के शारीरिक अंगों पर पड़ता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मनो मतलब मानसिक और शारीरिक मतलब फिजिकल यानी शारीरिक, शरीर से संबंधित। मनो मतलब मन से संबंधित यानी मानसिक, शारीरिक मतलब शरीर से संबंधित यानी फिजिकल। तो इसका सिंपल शब्दों में यह अर्थ हुआ कि वह विकृति जिसमें मानसिक विकृतियों का जो प्रभाव है, मानसिक विकृतियों का प्रभाव वह शरीर के अंगों पर पड़े यानी शारीरिक दशा पर पड़े, उसे मानसिक विकृतियाँ कहते हैं। प्रतिबल का सिद्धांत 1920 में वाल्टन और कैनन ने सर्वप्रथम प्रतिबल एवं रोगों के संबंध में स्नायु विकृतियों का अध्ययन किया। 1920 में वाल्टन कैनन ने सर्वप्रथम इसके बारे में स्नायु विकृतियों का अध्ययन किया। उन्होंने यह प्रदर्शित किया कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का अनुकंपी तंत्र यदि उसको उद्दीप्त किया जाए तब प्राणी में संघर्ष या पलायन की अनुक्रिया व्यक्त होती है। इन्होंने कहा कि जो हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, अगर इसके अनुकंपीय भाग को उद्दीप्त कर दिया जाए तो जो प्राणी है या तो संघर्ष करने की प्रवृत्ति उसमें बढ़ जाएगी या तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलायन कर जाएगा। इसकी विशेषताएं प्रमुख है, नीचे देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय कार्य में वृद्धि आदि। परंतु जो व्यक्ति सभ्य एवं स्वयं होते हैं वे प्रतिबल परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। परंतु जो सभ्य और स्वयं होते हैं वह प्रतिबल के परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाते। उनमें इस प्रकार के प्रतिबल के कारण रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे हृदय रोग। अभी हमने आपको बताया कि इसमें रक्तचाप संबंधी प्रॉब्लम होते हैं और हृदय की कार्य में वृद्धि होती है। तो ऐसे रोगी जो प्रतिबल को नहीं सह पाते हैं उनमें हृदय रोग संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। 1950 के दशक में हेराल्ड बोल्ड ने यह देखा कि आमाशय एवं आंत नलिकाओं की शरीर क्रिया का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट सामग्री दशा से होता है। 1950 के दशक में हेराल्ड महोदय ने यह देखा कि जो हमारी आमाशय है और आंत है, इसकी नलिकाएं जो है शरीर क्रिया से संबंधित होती हैं। प्रतिबल के प्रति स्नायु रासायनिक प्रतिक्रियाएं। प्रतिबल के प्रति स्नायु रासायनिक प्रतिक्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्रतिबलों के कारण मस्तिष्क में विशेषकर लोकस अरेयुल्स में स्थित तार एड्रेनलिन धर्मोत्तेजक तंत्र क्रियाशील हो जाते हैं। जो हमारे ब्रेन में एड्रेनलिन धर्मोत्तेजक हैं वह एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण
काटेको काटेकोलामाइन स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र से काटेकोलामाइन का स्राव या निस्तारण होता है। जब हमारे ब्रेन का जो एड्रेनलिन धर्मोत्तेजक है वह एक्टिव हो जाता है तो कैटेकोलामाइन का स्राव होने लगता है। प्रतिबलों के कारण मस्तिष्क में सेरोटोनिन धर्मोत्तेजक तंत्र भी क्रियाशील हो जाता है। जैसा कि हमने आपको ड्रग वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया था कि कौन सा सेरोटोनिन का प्रभाव पड़ता है, कौन सा डोपामिन, कौन सा हिप्पोकैम्पस, सारे इफेक्ट हमने आपको बताए थे। जैसा कि यह भी एक मानसिक क्रिया है, प्रतिबल एक मानसिक क्रिया है, तो इसका भी हमारे बॉडी के पार्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हमें पढ़ना है। प्रतिबलों के कारण मस्तिष्क में सेरोटोनिन धर्मोत्तेजक तंत्र भी क्रियाशील हो उठते हैं, अभी हमने आपको बताया, जिसके परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में सेरोटोनिन की मात्रा एवं चयापचय दोनों में वृद्धि होती है। जब एक्टिव हो जाएगा हमारा जो मस्तिष्क का सेरोटोनिन पार्ट है, जब वह एक्टिव हो जाएगा तो इससे हमारे मस्तिष्क में जो सेरोटोनिन की मात्रा है इसके इसमें और इसके चयापचय में दोनों में वृद्धि हो जाती है। चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म। प्रतिबल क्रियाओं में एमिनो अम्ल एवं पौष्टिक धर्मोत्तेजक स्नायु प्रेषित रूप में भाग लेते हैं। प्रतिबल में अंतःस्रावी ग्रंथियों का क्या रोल है देखिए। प्रतिबल की अवस्थाओं में हाइपोथैलेमस से सीआरएफ पीयूषिका प्रवेश मार्ग तंत्र में नियुक्त होते हैं। जो हाइपोथैलेमस है उनमें सीआरएफ पीयूषिका प्रवेश मार्ग तंत्र में नियुक्त होते हैं। सीआरएफ अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। सीआरएफ जो है अग्र पीयूष ग्रंथि, हमारे मस्तिष्क में कई अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, ऐसे ही कई ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो यह जो सीआरएफ है यह अग्र पीयूष ग्रंथि को प्रभावित करता है। यह पीयूष ग्रंथि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, इसको मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं। कार्टिकोट्रिपिन रीवा कारक जिसमें अग्र पीयूष से एसीटीएच एडिनोफोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एसीटीएच का फुल फॉर्म है एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन जो एसीटीएच के कारण अधिवृक्क कॉर्टेक्स उत्तेजित होता है। एसीटीएच के कारण जो हमारा अधिवृक्क है इसका कॉर्टेक्स उत्तेजित होता है जिससे ग्लाइकोडिकॉय का संश्लेषण तथा स्राव होता है। यह ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड शरीर में ऊर्जा के रूप में वृद्धि, हृदय वाहिका की क्रिया में वृद्धि तथा शरीर विकास तथा प्रजनन एवं रोगक्षम क्षय क्षमता को अवरुद्ध करते हैं। अवरुद्ध करना मतलब रोक देते हैं। इस प्रकार हाइपोथैलेमस से लेकर अधिवृक्क तक जो ग्रंथि है वह क्रियाशील तंत्र की रचना होती है जिसे अर्धचेतकी पीयूषिका अधिवृक्क अक्ष कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो हमारे बॉडी के ब्रेन पार्ट में जो अनेक प्रकार के कॉर्टेक्स होते हैं और इसमें अनेक प्रकार के स्राव होते रहते हैं। तो इसमें जब भी यह ग्लाइकोकॉर्टिकॉइड शरीर के ऊर्जा के उपयोग में वृद्धि करता है, हृदय वाहिका की क्रिया में वृद्धि करता है तथा शरीर का विकास, प्रजनन एवं रोग क्षय क्षमता को अवरुद्ध कर देता है। इन सबको वृद्धि करता है और रोग सम यानी रोग को सहने की क्षमता
इसको अवरुद्ध कर देता है। मनोशारीरिक विकृतियां, अभी हमने पढ़ा कि प्रतिबल में अंतःस्रावी ग्रंथियों के क्या कार्य हैं और प्रतिबल में ब्रेन स्नायु रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसे होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मनोशारीरिक विकृतियां। मनोशारीरिक विकृतियां कौन कौन सी हैं। मनोशारीरिक मतलब आपको शुरू में ही बताएं। मनो मतलब मानसिक यानी मन, शारीरिक मतलब शरीर यानी दैहिक। तो ऐसे रोग जो मन के मतलब मन में विकसित होकर हमारे बॉडी को इफेक्टिव करते हैं, उन्हें मनोशारीरिक विकृतियां कहते हैं। पहला है आमाशयी आंत्र। पहला है आमाशयी आंत्र। प्रतिबल, चिंता, तनाव तथा आमाशय एवं आंत्र तंत्र में के शरीर क्रियात्मक प्रक्रियाओं के बीच एक संबंध होता है। हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं उनका अन्य दूसरे पार्ट से किसी न किसी प्रकार संबंध होता है। जैसे आमाशय, आंत तंत्र और शरीर की जितने भी क्रियाएं, गतियां, पेशियां सब किसी न किसी प्रकार एक दूसरे से संबंधित होते हैं। सांवेगिक अवस्थाओं में आंत से संबंधित तंत्रिका तंत्र अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जब संवेग की अवस्था में व्यक्ति रहता है तब उसके जो तंत्रिका तंत्र हैं वह अत्यधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे प्रतिबल की अवस्था में ग्रास नलियों में सूखापन, मितली या वमन के लक्षण दिखाई देते हैं। जब व्यक्ति अधिक संवेदनशील होता है तो उसकी जो ग्रास नलिकाएं हैं वो सूखी सूखी लगती हैं, मितली, वमन के लक्षण इत्यादि दिखाई देते हैं। इसके अंतर्गत दो विकृतियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत दो विकृतियां पाई जाती हैं। पहला है पेप्टिक व्रण। पेप्टिक व्रण, इस रोग में ग्रास नली के नीचे, अभी हमने आपको बताया कि ग्रास नली में सूखापन, तो इस जो पेप्टिक व्रण है इसमें ग्रास नली के निचले सिरे में अग्न्याशय में जठर रस अथवा ग्रहणी के समीप वाले भाग में श्लेष्मिक व्रण होते हैं, जिसके कारण भोजन ग्रहण करने के 1 से 3 घंटे के बाद के ऊपरी भाग में दर्द या कुतरने या जलन से संबंधित अनुभूति होती है। यह जो पेप्टिक व्रण होता है, हमने अभी आपको बताया था कि ग्रास नली सूख जाती है। ग्रास नली जिससे हमारा जो भोजन है वह पेट में जाता है, तो उसे ही ग्रास नली कहते हैं। इसके निचले सिरे में जो आमाशय में, जठर रस में, निचला सिरा कहाँ है? आमाशय में, जठर रस में अथवा ग्रहणी के समीप वाले भाग में श्लेष्मिक व्रण होते हैं, जिसके कारण भोजन ग्रहण करने के, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उसके 1 से 3 घंटे के बाद हमें ऐसा महसूस होता है कि या तो जो है ग्रहणी में दर्द हो रहा है, या कुतरन जैसी फीलिंग हो रही है, या फिर ज्वलन से संबंधित अनुभूति होती है। नेक्स्ट है हृदय वाहिका परिध धमनी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। हृदय वाहिका, परिध धमनी, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप। परिध धमनी में हृदय रोग के साथ साथ अक्सर ही मानसिक विकृतियां पाई जाती हैं। जो परिध धमनी होती है इसमें केवल हृदय रोग ही नहीं होते, इसके अंतर्गत मानसिक विकृतियां भी पाई जाती हैं। इनमें विषाद, चिंता, प्रलाप एवं संज्ञानात्मक विकृतियां प्रमुख हैं। हृदय रोगियों में से लगभग 5 से 10% चिंता, 5 से 10% मनोदशा विकृति, 10 से 20% प्रमुख विषादी विकृति पाई गई। यह जो हृदय रोगी होते हैं इनके अंदर, हृदय रोगियों के अंदर मुख्य रूप से 5 से 10% तक चिंता पाई जाती है, 5 से 10% तक मनोदशा विकृति पाई जाती है एवं सबसे ज़्यादा मात्रा में
15 से 20% तक ये विषादी विकृति के शिकार होते हैं। इस रोग के प्रमुख व्यवहार संबंधित जोखिमपूर्ण कारक हैं। इस रोग से के व्यवहार से संबंधित जोखिमपूर्ण मतलब बहुत ही खतरनाक कारक होते हैं, जैसे धूम्रपान, अधिक भोजन, शारीरिक अकर्मण्यता, अति कोलेस्ट्रॉल, रक्तता, उच्च रक्तचाप, हृदय का स्वास्थ्य निगमन, तीव्र सांवेगिक प्रतिबल के अत्यधिक संवेदनशील होता है। इस रोग के जो कारण है वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जोखिमपूर्ण कारक हैं। इसके कौन कौन से कारक हैं इनको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें व्यक्ति अगर अधिक धूम्रपान करता है, अगर अधिक भोजन भी कर लिया, शारीरिक अकर्मण्यता, अति कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ गया हो, या फिर उच्च रक्तचाप की स्थिति हो, हृदय का स्वास्थ्य निगमन, तीव्र सांवेगिक प्रतिबल या अत्यधिक संवेदनशील के कारण भी यह रोग यानी हृदय संबंधी रोग होते हैं। ये सांवेगिक प्रतिबल है। अत्यधिक क्रोध, इससे संवेगों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सब तो कारक हो गए, यह सब कारक हो गए, लेकिन इन सब कारकों से हृदय रोग होता है। अगर हृदय रोग हो गया तो इससे हमारे व्यवहार पर और संवेग पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? व्यक्ति अधिक क्रोधीला हो जाता है, यानी क्रोध वाला हो जाता है, भय अथवा दुखी रहता है। अतः आश्चर्य नहीं है कि ये संवेग तथा प्रमुख रूप से चिंता हृदय को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं। यहाँ पर यह कहने का प्रयास किया गया है कि यह आश्चर्य वाली बात नहीं है कि चिंता भी हृदय को प्रभावित करती है और संवेग भी हृदय को प्रभावित करता है। कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भय तथा उत्तेजना की दशा में परिध धमनी के मेराबुर्दजन्य कार्टिलेज से ग्रस्त भाग द्वारा रक्त संचार कम हो जाता है। इसके कारण परिध शोथ उत्पन्न हो जाता है। जब रक्त संचार जो है कि परिध धमनी के मेकाबुर्दजन्य कार्टिलेज होता है, जब रक्त संचार कम हो जाता है तो इसके कारण परिध शोथ उत्पन्न हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो हमारा बायां निलय है, बायां निलय, उसकी दीवार की गति में असामान्यता उत्पन्न हो जाती है, यानी सामान्य से असामान्य गति उत्पन्न हो जाती है। तीक्ष्ण मानसिक प्रतिबल की दशा में परिध धमनी शोथ उत्पन्न होने के परिणाम स्वरूप सामान्य परिध धमनी की अवस्था में भी पेशीय दर्द उत्पन्न होता है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि जब तीक्ष्ण मानसिक प्रतिबल की दशा में परिध धमनी में शोथ उत्पन्न होता है तो इसके परिणाम स्वरूप अगर हमारी परिध धमनी सामान्य भी हो जाए तो भी यह दर्द उत्पन्न होता ही रहता है। उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप क्या है? उच्च रक्तचाप वह रोग है जिसमें रक्त दाब 160 से 95 mm, 160 से 195 mm अथवा उससे अधिक होता है। तनाव की स्थिति में जब व्यक्ति क्रोधित या चिंताग्रस्त होता है तो उसमें रक्त दाब परिवर्तनशीलता के लक्षण दिखाई देते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, तो 120 और 80 होता है। यह किसी व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। जब यह बढ़कर 180 या से 95 हो जाता है तब इसे उच्च रक्तदाब कहते हैं या उच्च रक्तचाप कहते हैं। जब यह घटकर 100 से 60-70 या ऐसे कुछ यानी 120 से नीचे हो जाता है, 120 और 80 से नीचे हो जाता है तो उसको निम्न रक्तचाप यानी लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब यह सामान्य रक्तचाप यानी 120 से 180 से अधिक हो जाता है तो इसे उच्च रक्तचाप कहते हैं।
इस स्थिति में व्यक्ति क्रोधित चिंताग्रस्त होता है और उसमें रक्तदाब की परिवर्तनशीलता के लक्षण दिखाई देते हैं। श्वसन या दमा। दमा क्या है? दमा एक दीर्घकालिक प्रसंगों में उत्पन्न होने वाला रोग है। इस रोग में श्वास प्रणाली एवं श्वसनियों से संबंधित अंतरंगों का अत्यधिक संकुचन अथवा सकरा हो जाना है। जो हमारी श्वसनियाँ हैं, श्वास प्रणालियाँ हैं, यह जब संकुचित होकर अत्यधिक सकरा हो जाती हैं, हमें सांस लेने में परेशानी होती है, तो इसे ही दमा कहते हैं या श्वसन कहते हैं। इस रोग के लक्षणों में प्रमुखतः खांसी, गले में घबराहट अथवा सीटी जैसी आवाज़, सीने में जकड़न एवं सांस फूलने की गति तीव्र हो जाती है। यह जो रोग है, इसमें प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं? खांसी, गले में घबराहट, सीटी जैसी आवाज़, सीने में जकड़न, सांस फूलने की गति तीव्र, तो यह सब इसके लक्षण हैं। दमा के लगभग 80% रोगियों में भीषिका विकृति या जन दुर्भिति या भीषिका विकृति से तात्पर्य यह है कि लोगों से डर लगना। इसमें चिंता का स्तर अत्यधिक पाया जाता है। इसमें चिंता का स्तर अत्यधिक पाया जाता है और जो व्यक्ति होता है यानी रोगी होता है, वह अन्य लोगों से डरता रहता है, इसलिए इसको भीषिका विकृति अधिक पाई जाती है। दमा के रोगियों में परिवार के सदस्यों में मनोदशा विकृति, पश्च आघाती प्रतिबल विकृति, मनोसक्रिय पदार्थों के सेवन एवं अप्रामाणिक व्यक्तित्व की व्यापकता की दर सामान्य से अधिक पाई गई है। जो ऐसे रोगी होते हैं, इनके परिवार के सदस्यों में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से ग्रस्त लोग होते हैं, जिसमें मनोदशा विकृति, पश्च आघाती प्रतिबल, मनोसक्रिय पदार्थों के सेवन एवं अप्रामाणिक व्यक्तित्व विकृति की व्यापकता दर सामान्य से यानी सामान्य जो होती है उस लेवल से अधिक पाई गई है। आगे देखिए, पेशीय कंकालीय तंत्र। पेशीय कंकालीय तंत्र, इसमें है गठिया प्रारूप संधि शोथ। अभी तक हम लोगों ने मानसिक पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे पेशी यानी पेशियों में कौन कौन से रोग होते हैं। तो पहला है गठिया प्रारूप संधि शोथ। इस रोग में व्यक्ति के जोड़ों में सूजन से उत्पन्न चीरकालिक पेशी कंकाली दर्द होता है। चीरकालिक पेशी कंकालिक दर्द क्या होता है? चीरकालिक मतलब लंबे समय तक, चीरकालिक मतलब लंबे समय तक व्यक्ति के जोड़ों में दर्द होता है, उसे गठिया प्रारूप संधि शोथ कहते हैं। इस रोग से ग्रस्त व्यक्ति में लगभग 20% रोगियों में विषाद के लक्षण रहते हैं। जो ऐसे रोगी होते हैं यानी गठिया से ग्रस्त होते हैं, इन लोगों में 20% विषाद के लक्षण पाए जाते हैं। इनमें रोग की अवधि दीर्घ रहती है यानी रोग लंबे समय तक चलता रहता है। इसमें रोगी के जोड़ों में बहुत दर्द होता है। जो रोगी के जोड़े होते हैं उनमें बहुत दर्द होता है, यहाँ तक कि वे बिस्तर पर लेटे रहते हैं और उन्हें अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है। नेक्स्ट देखिए, पीठ के निचले भाग का दर्द। अभी हमने पढ़ा जोड़ों का दर्द, अब हम लोग देखेंगे पीठ के निचले भाग में दर्द क्यों और कैसे होता है। इस दर्द में प्रमुख रूप से शरीर का अधोकटी भाग एकत्रिक श्रोणि का कलंकीय क्षेत्र प्रभावित होता है। जो हमारे शरीर का अधोकटी एकत्रिक श्रोणि है वह प्रभावित होता है। इसमें रोगी को पीठ के निचले भाग एवं नितंबों से नीचे की तरफ जाता हुआ दर्द होता है। इसमें जो शरीर है रोगी का बॉडी, वह पीठ से नीचे की ओर यानी पीठ के निचले भाग एवं नितंबों से नीचे की ओर जाता हुआ दर्द होता है, अथवा दोनों सियाटिक तंत्रिकाओं के वितरण दर्द के समानांतर दर्द होता है। इस रोग में भी व्यक्ति में चिंता एवं विषाद के चिन्ह उपस्थित होते हैं। जितने भी शारीरिक और मानसिक रोग हैं, आप यह देख रहे हैं कि इन सब में एक कॉमन प्रॉब्लम है
चिंता और विषाद की समस्या। जितने भी ऐसे रोगी होंगे उन सब में चिंता और विषाद की समस्या उपस्थित रहती है। नेक्स्ट है त्वचा विकृति मनोशारीरिक विकृतियां। त्वचा विकृति क्या होती है? यह भी एक मनोशारीरिक विकृति है। अज्ञात हेतु त्वक शोथ। अज्ञात हेतु त्वक शोथ यह त्वचा की एक विकृति है जिसमें त्वचा में खुजली, सूजन, चकत्ते, त्वचा का फटना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। त्वचा में कौन कौन से लक्षण? त्वचा में खुजली होने लगती है और सूजन हो जाता है, चकत्ते, लाल त्वचा का फटना, यह सब त्वचा संबंधी लक्षण है। ऐसे लक्षणों वाले रोगी अधिक चिंता मुक्त एवं विषादग्रस्त होते हैं। ये चिंता मुक्त और विषादग्रस्त होते हैं। ऐसे और विषाद के कारण त्वक शोथ उग्र हो जाता है। जब अधिक चिंताग्रस्त होते हैं, विषाद युक्त होते हैं, तो इसके कारण इनका जो शोथ है यानी रोग उग्र हो जाता है और ऐसा रोगी अत्यधिक खुजली करता रहता है। ऐसे जो रोगी होते हैं अत्यधिक खुजली करते रहते हैं, उनके बॉडी पर यानी त्वचा पर लाल लाल चकत्ते दिखाई देते हैं, सूजन हो जाती है, त्वचा कट जाती है आदि। विचर्चिका। विचर्चिका क्या है? इस रोग को अप्रश्म भी कहते हैं। इस रोग को अप्रश्म भी कहते हैं, विचर्चिका। वह रोग है जिसमें व्यक्ति के त्वचा पर त्वक रिक्तियां खुजली युक्त शुष्क चांदी के समान सल्कों में दबी हुई थोड़ी ऊपर उठी हुई चमकीली लाल पीटिकाएं अथवा चकत्ते बन जाते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि यह जो त्वचा है इस पर बारीक शुष्क चांदी के समान सल्कों से दबी हुई थोड़ी ऊपर उठी हुई चमकीली लाल पीटिकाएं अथवा चकत्ते बन जाते हैं। चकत्ते बनते हैं, लाल पीली चकत्ते बन जाते हैं जो त्वचा पर बहुत बारीक रूप में दिखाई देते हैं। इस रोग के कारण प्रतिबल भी उत्पन्न होता है। इस रोग के कारण भी प्रतिबल जो है उत्पन्न होता है। व्यक्ति अन्य चिंता एवं विषाद से ग्रस्त होता है। जो व्यक्ति होता है विभिन्न प्रकार की चिंता विषाद से ग्रस्त होता है और कभी कभी आत्महत्या तक सोच सकता है। कभी कभी जो रोगी है ऐसे ही परेशान रहता है तो आत्महत्या के बारे में भी सोच लेता है। नेक्स्ट है हमारा मनोजन्य निस्त्वचन। मनोजन्य निस्त्वचन इसे अक्सर ही मनोजन्य कडू कहते हैं। इसे अक्सर मनोजन्य कडू कहते हैं। कडू का अर्थ है खुजली। कडू का क्या अर्थ है? खुजली। मनोजन्य निस्त्वचन मतलब कि खुजली। इसका अर्थ मनोजन्य कडू है, कडू का अर्थ है खुजली। इसमें रोगी को जगह जगह खुजलाने एवं त्वचा उखाड़ने के कारण घाव बन जाता है। जब व्यक्ति को अत्यधिक खुजली होने लगती है तो व्यक्ति बिना त्वचा को उखाड़े खरबोटे नहीं मानता। वह हर हाल में त्वचा को उखाड़ना ही पसंद करता है। इसमें रोगी को तीव्र खुजली करने की इच्छा होती है और वह थोड़े थोड़े समय पर उन स्थानों पर त्वचा को नोचता रहता है। क्या करता है? जहाँ खुजली होती है वहाँ त्वचा को नोचता रहता है। जहाँ पर पहुँच आसानी से हो जाए जैसे चेहरा, पीठ का ऊपरी हिस्सा, हाथों और पैरों का आखिरी भाग तथा तलवा, जहाँ भी वह आसानी से पा जाता है वहाँ त्वचा को नोच डालता है। नेक्स्ट है अतिस्वेदलता। डर तथा तनाव की दशा में अत्यधिक पसीना उत्पन्न होता है। स्वेद मतलब होता है पसीना, अतिस्वेदलता मतलब अत्यधिक पसीना। स्वेद मतलब क्या होता है? पसीना।
स्वेद मतलब पसीना, इसी में अति शब्द जोड़ा गया। अति मतलब होता है अत्यधिक, तो अत्यधिक पसीना होना, अति स्वेदलता। शब्दों को तोड़कर उसका अर्थ निकालिए, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएंगे। आप केवल पढ़ते रहिए, हम आपको समझा देंगे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो यहाँ पर अति मतलब अत्यधिक, स्वेद मतलब पसीना। अत्यधिक पसीना जब व्यक्ति को उत्पन्न होता है और इस प्रकार का पसीना हथेली, तलवा एवं बगल में उत्पन्न होता है। दीर्घकालिक सांवेगिक प्रतिबल की दशा में अत्यधिक पसीना होने के कारण त्वचा संबंधी कुछ परिवर्तन होते हैं। जब व्यक्ति को हथेली और तलवे इन सब में अत्यधिक पसीना उत्पन्न होने लगता है तो इसमें त्वचा संबंधी कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे रैशेज, फेफड़े एवं त्वचीय संक्रमण। रैशेज, फेफड़े एवं त्वचा में संक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतिस्वेदलता को मुख्य रूप से एक चिंता परिघटना माना जाता है। अतिस्वेदलता भी क्या है? एक चिंता की परिघटना होती है, परंतु यह आवश्यक है कि इस रोग का समय रहते निदान किया जाए, लेकिन यह आवश्यक है कि त्वचा संक्रमण होने से पूर्व ही इसका निदान कर लिया जाए। नेक्स्ट है सिरसूल। सिरसूल मतलब सिर दर्द, एक अति सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक लक्षण है। सिरसूल मतलब सिर दर्द, यह एक सामान्य रूप से उत्पन्न होने वाला स्वाभाविक लक्षण है और विश्व की 30% जनसंख्या इससे प्रभावित है। विश्व की जो 30% जनसंख्या है वह केवल सिर दर्द से प्रभावित है। बहुत से व्यक्ति सांवेगिक प्रतिबलों के कारण सिर दर्द से त्रस्त हो जाते हैं, यानी परेशान हो जाते हैं। सांवेगिक प्रतिबल के कारण ही व्यक्ति सिर दर्द से परेशान हो जाता है। इसके कई प्रकार हैं। यह सिर दर्द, सिरसूल के भी कई प्रकार हैं, आइए देखते हैं। पहला है अर्धकपालीय सिर दर्द। अर्धकपालीय सिर दर्द, अर्धकपालीय सिर दर्द को वहिकामयी सिर दर्द भी कहते हैं। इसे वहिकामयी सिर दर्द भी कहते हैं। इस रोग में सिर के एक भाग में तीव्र वेदना उत्पन्न होती है तथा साथ में चाक्षुष एवं आमाशयी आंत संबंधी विक्षोभ जैसे प्रकाश भित्ति यानी चमकना, मछली एवं वोमन आदि के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। सिर के एक भाग में तीव्र वेदना मतलब अत्यधिक पीड़ा उत्पन्न होती है और जो चाक्षुष तथा आमाशयी आंत संबंधी विक्षोभ होते हैं जैसे प्रकाश भित्ति यानी चमकना, मछली, वमन आदि के लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यह दर्द सिर के एक भाग यह दर्द सिर के एक भाग से दूसरे भाग तक हस्तांतरित होता है। इसका नाम ही है अर्धकपाली। यह सिर दर्द सिर के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित होता रहता है। अर्धकपाली सिर दर्द में यह विश्वास किया जाता है कि मस्तिष्क की वहिकाओं के व्यास में अचानक परिवर्तन उत्पन्न होने के कारण उत्पन्न होता है। जो मस्तिष्क का हमारा वहिकाएं हैं इनके व्यास में अचानक परिवर्तन होने के कारण अर्धकपाली सिर दर्द उत्पन्न होता है। दूसरा है गुच्छ सिर दर्द। दूसरा है गुच्छ सिर दर्द। यह भी अर्धकपाली के समान है, परंतु यह छोटी छोटी अवधि सिर के एक ही भाग में उत्पन्न होता है। अर्धकपाली
सिर के पूरे भाग में स्थानांतरित होता रहता है, लेकिन जो गुच्छ सर दर्द है वह सिर के एक ही भाग में उत्पन्न होता है। इस प्रकार का दर्द एक आंख तक सीमित रहता है। यह दिन में 8 बार तक उत्पन्न हो सकता है। गुच्छ मतलब गुच्छा, गुच्छ मतलब गुच्छे के समान। तो ऐसे यह जो है सर दर्द होता है, और यह होता है फिर बंद हो जाता है, फिर होता है फिर बंद हो जाता है। मतलब यह प्रक्रिया चलती रहती है, और एक दिन में यह 8 बार तक सिर दर्द हो सकता है। इस दर्द के साथ साथ पुतलियों का संकुचन, पुतलियों का लटक जाना एवं स्वेदलता मतलब अत्यधिक पसीना भी उत्पन्न हो सकता है। जब गुच्छ सिर दर्द की स्थिति होती है, तब व्यक्ति में जो आँख की पुतलियाँ हैं इनमें संकुचन होता है और ये पुतलियाँ लटक जाती हैं। व्यक्ति को अत्यधिक पसीना उत्पन्न हो सकता है। यह माना जाता है कि हिस्टामिन के चयापचय के कारण, विकृत के कारण यह रोग उत्पन्न हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि जो हिस्टामिन है इसके चयापचय के विकृत के कारण यह रोग उत्पन्न होता है। हिस्टामिन एक कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिक है जो स्थानीय प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं में शामिल है। हिस्टामिन एक कार्बनिक नाइट्रोजनिक यौगिक है और यह हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा करता है। तथा साथ ही साथ यह आंत में शारीरिक कार्य को विनियंत्रित करता है। जो हिस्टामिन है यह हमारे शरीर के जो शारीरिक कार्य हैं उन सबको भी विनियंत्रित करता है। मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और गर्भाशय के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। जो हमारे मस्तिष्क है, रीढ़ की हड्डी है और गर्भाशय है, इन सब के लिए न्यूरोट्रांसमीटर का कार्य करता है। नेक्स्ट सिर दर्द का प्रकार है तीसरा, तनाव सिर दर्द। पहला था अर्धकपाली, दूसरा है गुच्छ सिर दर्द और तीसरा है तनाव सिर दर्द। सभी सिर दर्दों में लगभग तनाव सिर दर्द 90% होता है। सभी प्रकार के सिर दर्दों में यह जो तनाव सिर दर्द है यह 90% होता है। सांवेगिक प्रतिबल के कारण काफी लंबे समय तक सिर एवं गर्दन की मांसपेशियों का संकुचन बना रहता है। जो संवेगों में प्रतिबल होता है इसके कारण हमारे सिर एवं गर्दन की जो मांसपेशियां हैं ये संकुचित हो जाती हैं, और इसके कारण कई घंटे पश्चात रक्तवाहिनियां भी संकुचित हो जाती हैं, जिसके कारण प्रभावी भाग में अस्थायी अशक्तता उत्पन्न हो सकती है। अस्थायी अशक्तता मतलब कि टेम्परेरी, जिसको अशक्तता मतलब कि कार्य, कोई भी कार्य समझ शक्ति इन सब का अभाव हो जाता है, यानी व्यक्ति अशक्त हो जाता है यानी शक्तिहीन हो जाता है एवं पूरे सिर में फैल सकता है, और हमारे पूरे सिर में फैल सकता है। नेक्स्ट है मधुमेह। अगला रोग है हमारा मधुमेह। मधुमेह रोग में अग्न्याशय से इंसुलिन का स्राव बहुत ही कम अथवा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो अग्न्याशयी ग्रंथि है इससे इंसुलिन का स्राव या तो बहुत कम होता है या तो नहीं के बराबर होता है। इंसुलिन का कार्य शरीर कोशिकाओं को शर्करा का अवशोषण करने में सहायता करना है। हमारे शरीर में कोशिकाओं को शर्करा का अवशोषण करने का कार्य कौन करता है? इंसुलिन करता है। बॉडी में शर्करा का अवशोषण करना, जिससे शर्करा को ऊर्जा के एक स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सके। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों में रक्त एवं मूत्र में शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण अति प्यास, क्षुधा वृद्धि एवं प्रोटीन के चयापचय में विक्षोभ संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इसके अतिरिक्त धुंधली दृष्टि, अत्यधिक भार, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, थकान, मचली एवं वमन जैसे भी लक्षण उत्पन्न होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो मधुमेह है
मधुमेह रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, इनके मूत्र और रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। इनके मूत्र और रक्त में जब शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसके कारण इसको अत्यधिक प्यास लगते हैं, भूख में वृद्धि हो जाती है एवं प्रोटीन के चयापचय में जो विक्षोभ होता है, विक्षोभ संबंधी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। इससे आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है और अत्यधिक भार, चिड़चिड़ापन, कमजोरी, थकान, मछली एवं वोमन जैसे लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं। यह 2 प्रकार से उत्पन्न होता है, यानी मधुमेह 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। पहला है टाइप फर्स्ट या टाइप ए मधुमेह। इसमें मधुमेह को स्वक्षय रोग माना जाता है। स्वक्षय मतलब स्वयं से ही अपना क्षय यानी नाश, क्योंकि इसमें शरीर का रोग क्षय एवं अंत्राशय के बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। क्योंकि जो इसमें अग्न्याशय है, वह इसमें जो रोग क्षय है, अग्न्याशय के बीटा कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, जिसमें इंसुलिन का निर्माण कम मात्रा में अथवा बंद हो जाता है। हमने आपको ऊपर वाली भी लाइन में बताया था कि जब इंसुलिन का निर्माण कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, तो इससे हमारे शरीर में मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। जिसमें इंसुलिन का निर्माण कम मात्रा में अथवा बंद हो जाता है, इसे वैज्ञानिकों ने वंशानुगत रोग भी माना है। यह बाल्यावस्था से 20 वर्ष से कम की आयु में होता है। इसे मनोवैज्ञानिकों ने वंशानुगत रोग माना है और यह बाल्यावस्था से 20 वर्ष की आयु तक होता है। नेक्स्ट है टाइप 2। अभी हम लोगों ने पढ़ा टाइप ए मधुमेह, नेक्स्ट है टाइप 2 मधुमेह। यह वयस्कावस्था में प्रारंभ होने वाला रोग है। टाइप ए बाल्यावस्था में, यानी कि 2 से लगभग 20 वर्ष से पहले तक, और टाइप बी यानी टाइप सेकंड में वयस्कावस्था में प्रारंभ होता है। इस रोग में या तो इंसुलिन की मात्रा का उत्पादन कम होता है अथवा इंसुलिन का उपयोग करने में शरीर असमर्थ होता है। इसमें 2 कंडीशन बनते हैं, या तो इंसुलिन कम मात्रा में मिल रही है, या फिर दूसरा कंडीशन, या तो हमारी बॉडी इंसुलिन का कम मात्रा में सेवन कर रही है। यह रोग 20 वर्ष के पश्चात यानी बाद उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने ऊपर बताया, वयस्कावस्था में इस रोग में व्यक्ति में थकान, हाथ एवं पैरों में झुनझुनी एवं खुजली या घाव न भरने की समस्या होती है। जो ऐसे रोगी होते हैं, इनके हाथ और पैरों में खुजली, झुनझुनी एवं घाव जल्दी नहीं भरते हैं। यह रोग अचानक उत्पन्न होता है, इसलिए यह माना जाता है कि यह प्रतिबल का परिणाम है। यह रोग अचानक ही उत्पन्न हो जाता है। अचानक ही व्यक्ति के जो अग्न्याशय है, इसमें ब्लड और रक्त की कमी हो जाती है। इससे मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। यहाँ पर हमारा यह टॉपिक समाप्त होता है। हमने आपको एमए 4th सेमेस्टर साइकोलॉजी का फर्स्ट पेपर का 4 यूनिट, सेकेंड पेपर का 3 यूनिट और थर्ड पेपर का 4 यूनिट पूरा कवर करा दिए हैं। अब आपका एकमात्र पेपर बचता है, वह है 4th पेपर। अब आपका केवल 4th पेपर बचा है, वह भी हम आपको धीरे धीरे कवर करा देंगे। आप टेंशन न लीजिएगा, आप तो बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई को मजबूत बनाते रहिए। धन्यवाद।